झारखंड जैसे सीजीएल का तीसरा सेट हम लोग आज करेंगे। 2 सेट हम पहले करवा दिए हैं और उन दोनों वीडियो के लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। तो आप हमारे पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और आज क्रिसमस डे है, तो क्रिसमस डे का से भाई बहन को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन, तीसरा सेट का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, करे दो वृत्त के व्यास एक वर्ग की भुजा और वर्ग के विकर्ण है। यहां दे रखा है हमारा, क्या दे रखा है कि दो वृत्त हैं जिसमें से कह रहा है कि दोनों वृत्त का व्यास एक वर्ग के भुजा के बराबर है और एक वर्ग के विकर्ण के बराबर है। तो कह रहा है छोटे वृत्त और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। मान लेते हैं हम लोग छोटे वृत्त के व्यास यानी D1 इसको मान लिए, तो D ले लेते हैं। तो जो D है वो हमारे वर्ग के भुजा के बराबर है, यानी वर्ग का भुजा A इसके बराबर है। अगर R की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा A/2, यानी मेरा R निकल के कितना A/2। दूसरे बोल रहा है कि बड़े वर्ग का विकर्ण है, बड़े वर्ग का व्यास, तो बड़े वर्ग का व्यास हम D मान लिए और ये जो है ये हमारे वर्ग के विकर्ण के बराबर है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a होता है। तो इसलिए यहाँ R मेरा क्या बनेगा, तो R हो जाएगा √2a/2, यानी ये मेरा हो जाएगा वर्ग की, यानी ये हो जाएगा मेरा त्रिज्या। बड़े वृत्त का त्रिज्या कितना आ गया, √2/a। और इसको काट देंगे, यहाँ से मेरा कट जाएगा, क्या इसका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a/√2। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इस रूट को, इस 2 को क्या लिख सकते हैं आराम से, √2 गुने √2। तो जैसे √2 गुने √2 करेंगे तो इसमें 2 ही आएगा, तो एक रूट से एक रूट कट जाएगा, तो आराम से क्या बचेगा मेरा a/√2 बचेगा। यानी बड़ा R कितना आ गया मेरा a/√2 आ गया और छोटा R कितना आ गया मेरा a/2 आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। इसीलिए लिखेंगे कि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल और बटे में बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, यही निकालने वाला है, दोनों रेशियो निकालने वाला है। तो वृत्त क्षेत्रफल क्या था, पाई r², और नीचे यहाँ हो जाएगा बड़े वृत्त, यहाँ जाएगा पाई, बड़ा R ले लेता है r²। ठीक है, ये पाई से पाई कट जाएगा, मेरा क्या रहेगा, R रहेगा कितना। अब R यहाँ दे रखा है a/2 का स्क्वायर करेंगे और नीचे यहाँ क्या हो जाएगा a/√2 का स्क्वायर करेंगे। जैसे इसको स्क्वायर करेंगे यहाँ हो जाएगा a² बटे में 4, और यहाँ हो जाएगा मेरा बटे में 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा a² अंडर और √2 का वर्गमूल कितना होता है, स्क्वायर करने में 2 हो जाएगा। तो ये और ये मेरा कट जाएगा आराम से, और ये 2 चला जाएगा ऊपर, इससे ही काट लेंगे, 2 1 2 2 2 4। तो लास्ट में क्या आया 1/2, यानी 1/2 मेरा 2 आ गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 1:2, यानी ऑप्शन नंबर मेरा बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि cos का पावर 4 थीटा माइनस साइन का पावर 4 थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 2/3 दे रखा है, यानी 2/3 मेरा दिया हुआ है। तो कह रहा है कि 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि cos का पावर 4 थीटा माइनस साइन का पावर 4 थीटा बराबर क्या दे रखा है, 2/3 है। तो निकालना है क्या है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। बाकी 4 ऑप्शन आप मेरा दे रखा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका बनाएंगे इसको आसानी से। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, cos पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा बराबर कितना दे रखा है, 2/3 है। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको जरा तोड़ते हैं, क्या इसको इस तरह लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं आराम से, फिर करेंगे ना तो यही आएगा, माइनस साइन को भी इस तरह लिख सकते हैं आराम से, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का भी लिख सकते हैं स्क्वायर करके आराम से, और नीचे क्या आएगा मेरा, ये रह जाएगा। फिर हम वापस उसी को इस तरह लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए किए ताकि हमें सूत्र बनाना है, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी a² - b² क्या होता है, a + b × a - b होता है। तो मैं यही से हम लिखना चाह रहे हैं। तो ये मेरा आ गया, a का क्या है cos स्क्वायर थीटा और b का क्या है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग a² - b²। तो क्या होगा a² - b², तो अगर a + b × a - b, तो a का क्या है cos थीटा है, cos स्क्वायर थीटा
क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू ए माइनस बी। ए की जगह क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 2/3। देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। इसका सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और यहाँ पे मेरा क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 2/3। और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, बराबर यही रहेगा। यानी यहाँ क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा 2/3। और देखिए हमें यहाँ लाना क्या है, यहाँ लाना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो है हमें साइन स्क्वायर थीटा ये है तो इस 2 को उठा के इधर ले आते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक काम करते हैं, हमें चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, इसको उठा के हम लोग उधर ले आते हैं। ऐसे उधर ले जाए, यहाँ जाए कॉस स्क्वायर, कॉस क्या कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं इस तरह से, जरा से यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे आराम से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये बोले यहाँ रहने देते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। आराम से लिख सकते हैं इस तरह के सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा और क्या था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है आराम से। अब यहाँ पे ये जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको तोड़ते जरा सा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 2/3 हो गया। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा इक्वल टू कितना आ गया 2/3 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यही चाहिए था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और क्या हो गया तो बराबर क्या आ गया हमारा 2/3 आ गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2/3 यानी ऑप्शन नंबर क्या डी हो जाएगा। यही तो लाना था ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 2/3। तो मेरा आंसर आराम से क्या आ गया इजीली आ गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऐसे हम लोग क्या करें इस क्वेश्चन को बना लेंगे आसानी से। आइए अगले क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन 3 कह रहा है कि 300 रुपए की राशि पी क्यू और आर में इस प्रकार बांटी गई है कि क्यू को पी से 30 रुपया अधिक। यानी यहाँ देखिए 3 राशि है पी क्यू एवं आर। कह रहे हैं इन तीनों में से इस प्रकार बांटी गई है कि क्यू को पी से 30 रुपया अधिक। हमने मान लिया कितना पी को मिला x रुपया, तो क्यू कितना मिला होगा उससे 30 अधिक, चलो 30 अधिक दे दिए। और फिर आगे बोल रहा है और आर को क्यू से 60 अधिक, जितना इसको मिला है उससे 60 अधिक, तो कहीं ना कहीं इसको कितना मिलेगा 60 जब अधिक होगा तो सीधा 90 मिलेगा इसको। यही अरे यही सब मिला कितना राशि है, तो सब मिला राशि है 300 रुपया। जैसे सॉल्व करें इसको, हमें सबको जोड़ के 300 रुपया देना है। जोड़िए, यहाँ हो जाएगा x प्लस 30 x प्लस 90 बराबर 300। 1x 2x और 1x कितना x हुआ 3x प्लस 90 30 120 बराबर 300। अब 120 जाएगा उधर तो कितना बचेगा, यहाँ जाएगा 3x बराबर 300 माइनस 120 या 3x बराबर 300 में जाएगा 120 तो बचेगा 180। यहाँ से काट देना है ना 6 3 6 18। देयरफॉर इसीलिए कितना आ गया x बराबर मेरा आ गया 60 रुपया, यानी x का मान आ गया 60 रुपया। अतः यहाँ पूछा अनुपात किस किस अनुपात मिलेगा, इसीलिए p को कितना मिलेगा, तो p को राशि मिलेगा p इंटू क्यू इंटू आर को। तो p पहले है x, तो x कितना आया 60 रुपया। q है, q का मान जो है x प्लस 30 60 और 30 90 हो जाएगा। और ये है x प्लस 90, तो यहाँ 60 और 90 कितना हो गया, यहाँ हो गया 150 रुपया। इसको काट देना है, आराम से कट जाएगा, 0 0 कट गया। 3 से 3 दूनी 6 3 तिया 9 और 3 बचे 15, यानी कितना राशि मिल गया 2:3:5 के अनुपात में इसको मिलेगा। तो यही कर रहा है कि बताइए उनके हिस्से का अनुपात क्या हो, तो उसके हिस्से का अनुपात कितना है 2:3:5, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी मेरा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा।
तो इस तरह से क्वेश्चन को बहुत इजीली हम लोग बना लेंगे। क्वेश्चन में जान पाना नहीं रहता है, बस आराम से क्या करना है, सोचना है इसको और बना देना है वो इजी तरीका से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं। यानी यहाँ दे रखा है ए प्लस बी मिलकर एक काम को 12 दिन में। फिर अगला बोला है बी और सी मिलकर उस काम को 20 दिन में। यानी बी और सी मिलकर उस काम को कितने करता है, थोड़ा 20 दिन में करता है, यहाँ 20 दिन है। और फिर यहाँ दिया है ए और सी उस मिलकर काम को करता है 15 दिन में। तो अगर बताइए कि तीनों मिलकर ए बी और सी उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे ना, हमें निकालना है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन जब भी आता है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखें कि इसको टोटल मिला काम है कितना। तो कैसे जानेंगे, तो 12, 20 और 15 निकालेंगे एलसीएम। जैसे यहाँ एलसीएम निकालेंगे है ना, 20, 12, 20 और 15 एलसीएम जैसे निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ इनका आ जाएगा 60। कितना आएगा, 60। यानी टोटल मेरा जो काम है वो कितना काम है, तो 60 काम है। एलसीएम निकालना मालूम कैसे निकाला जाता है एलसीएम, इतना जानकारी तो होना चाहिए है ना। तो एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। तो यहां में देखना है कि ये टोटल काम है 60 काम, और ए और बी मिलकर 12 काम करते हैं, बी और सी मिलकर 20 काम करता है, और ए और सी मिलकर करता है 15 काम। तो हमें ये देखना है कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करता है, हमें एक दिन का निकालना है काम। तो 12 पचे 12 भागा देंगे तो आएगा 5 काम करता है। यानी टोटल ए और बी मिलकर कितना काम करता है, तो एक दिन में करता है 5 काम, 5 काम करता है एक दिन में। ठीक है, 5 काम। और इस तरह बी और सी देखा जाए तो कुल काम 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो भागा देंगे 60 से, जाएगा 3 काम करेगा। और ए और सी 15 काम करता है कुल मिलाकर, एक दिन में कितना करेगा, 15 चौक 60। यानी इन सभी का प्रत्येक दिन में काम निकल गया। अगर टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे तो जोड़ेंगे इसको, जाएगा यहाँ पे दो ए होगा, यहाँ पे 2 बी होगा और 2 सी होगा, तो 2 कॉमन आ जाएगा मेरा। इस तरह से आराम से आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। ऐसे जोड़ के आएगा कितना, 5 3 8 4 12। यहाँ कॉमन लेंगे जैसे हम लोग 2, तो यहाँ क्या बचेगा, मेरा बचेगा a प्लस b प्लस c बराबर 12, 2 6 12। यानी a प्लस b प्लस c तीनों एक दिन में काम करता है कितना, तो 6 काम कर रहा है। तीनों मिल के अगर देखा जाए तो एक दिन में 6 काम करता है, और तीनों मिल काम कराना है कितना, 60 काम कराना है। इसीलिए a प्लस b प्लस c मिलकर कुल काम करेगा कितने दिन में, तो क्या करेंगे, बस 60 से भागा देंगे कितना से, इनके एक दिन के काम से भागा दे देंगे तो निकल जाएगा 6 दिन 60। यानी a प्लस b प्लस c जो करेगा वो 10 दिन में काम समाप्त कर देगा। तो बहुत ही सिंपल आंसर है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या वो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जाएगा ए। यानी इस क्वेश्चन में सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से क्या करना है, हमें इस काम को क्या करना है, पहले गिन लेना है आराम से, और बस ऐसे निकाल के भगा दे देना है, आराम से मेरा काम आ जाएगा आंसर इसी तरीका से। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, एक डिब्बे में 100 नीले गेंद 100 नीले गोले हैं, यानी डब्बा उसमें से कितना है, तो कुल मिला के 100 नीला गोली है, यानी गोले कंचा इसको बोलते हैं, 50 लाल गोले हैं, और 50 लाल गोले और 50 काले गोले हैं। कह रहा 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल लिए गए, तब काले गोले का परसेंटेज क्या बचेगा। यानी कुल जितना भी गेंद है उसमें से, यानी 100 मेरा नीले गेंद है, 50 लाल है और 50 काले है, उसमें से क्वेश्चन कर रहा है कि 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल लिया गया, तो उनमें से बचे हुए जितना गोला है उनमें से हमें निकालना है कि काले गोले का परसेंटेज क्या है, ये निकालना। क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कुल गोले कितना है, हमें पहले निकालना पड़ेगा कुल कितना गोला है, तो कुल गोले तो कितना है, तो यहाँ 100 हो गया मेरा रेड, 50 मेरा क्या है, 100 है नीला, 100 है ब्लू, 50 क्या है यहाँ पे गोले और 50 लाल है, 50 मेरा रेड हो गया, और काला कितना है 50, यहाँ पे मेरा ब्लैक है। कुल मिला के कितना है, सब मिला के बॉल, तो 200 गोले सब मिला टोटल है, टोटल गोले कितना है 200 है। जिसमें से कह रहा है कि 25% नीला गोला क्या है निकाल लेगा, तो कुल गोला 100 है, नीला कितना है ब्लू मेरा है 100, जिसमें से 25 अगर निकाल लिया जाए परसेंटेज तो कितना बचेगा,
75% बचेगा, तो परसेंटेज बढ़ाएंगे, नीचे 100 आएगा यानी कट जाएगा आराम से, यानी 75 वो बचेगा मेरे पास, शेष बचेगा। यानी शेष गोला कितना बच गया है निकालने के बाद, 75 गोले बचे शेष। ये मेरा क्या है, शेष है गोला, यानी शेष बचा है, शेष बचा निकालने के बाद। आगे कह रहा है कि उसमें से 25 ये निकाल लिया गया, तो 75 कर रहा है, शेष बचा। फिर आगे बोल रहा है कि और यहाँ नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल लेगा, और लाल जो है जितना लाल था उसमें से 50% निकाल लेगा, तो लाल सा मिला के देखना है, तो यहाँ पे रेड जो बॉल है वो सब मिला के यहाँ पे रेड 50 है, तो 50 यहाँ हो गया मेरे रेड। तो उसमें से कह रहा है कि इसका निकाल लिया, कितना निकाल लिएगा, तो 50% निकाल लिया गया, तो 50 निकाल बचा कितना, 50% ही बचा, परसेंटेज बढ़ाने नीचे आएगा 100 कट जाएगा, 50 दूनी 100, 25 दूनी 50, यानी यहाँ पे आ गया मेरा कितना, 25 गोले शेष बचा है, 25 गोले ये मेरा क्या है, शेष है, यहाँ पे शेष बच गया है, गोला मेरा शेष है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन कर रहा है ये मेरे 25 गोले हो गया शेष, तो कह रहा है यहाँ पे तब बचे गोले में से काले गोले कितना है, तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे, इसीलिए बचे गोले में काले गोले में ब्लैक गोले, तो ब्लैक कितना बचा, देखिए यहाँ 25 निकल गया यहाँ पे, और 75 निकल गया यहाँ पे चला गया, सॉरी यहाँ बचा है 25, तो निकला कितना, तो 25 यहाँ निकला और 25 यहाँ से निकला है, तब ने 75 बचा है, तो मेरा 50 निकल गया, तो बचा कितना, तो गोले कुल गोले बचे, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिख रहे हैं हम लोग कि कुल गोले कितना बचा, कुल बचे गोले, कुल शेष है ना, बचे गोले कितना बच गया है, तो 150 भी गोला मेरा बचा हुआ है, 150 गोला बचा है। तो इसीलिए हमें कह रहा है काले गोले निकालना है, इसलिए काले गोले का परसेंट से काले गोले का प्रतिशत बराबर, तो काला कितना है, तो काला समझ लगा 50, तो यहाँ कह रहे ना कि तो काले है ना, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे 50 काले, तो 50 यहाँ जाएगा काला मेरा कितना में बचे में 150, जैसे निकालेंगे परसेंटेज निकालना है 100 से गुना करेंगे, 50 दिया 150 और 3 से भागा देंगे यहाँ पे 100 से, तो कितना आएगा 33.1/3%, यानी मेरा जो गोला बचा है कितना बचा है, तो 33.1/3% काले गोले बचे हैं, तो काले गोला का परसेंट कितना आएगा 33.1/3, यानी इस प्रश्न का सही जवाब का ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन समझ आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 3/4 और 3/8 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 3/4 और 3/8 के बीच क्या निकालना है, एक परिमेय संख्या निकालना है। ऑप्शन में दे रखा है 9/16, 12/7, 7/3 और 16/9। तो ये परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, वैसे तो निकालने के बहुत सारे इसके नियम, हम लोग शॉर्ट तरीका निकालेंगे, इजी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आराम से क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन दिया हुआ है 3/4 और यहाँ पे कितना है 3/8 है, सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे आराम से, 3/4 और प्लस 3/8 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इसका एलसीएम आएगा 8 आएगा, एलसीएम 8, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 प्लस 8 1 जा 8, 3 1 जा 3, कितना आ गया 9/4 आ गया, 9/8 आ गया। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, जितना इसके एलसीएम आया बस उससे क्या करना है, हमें 2 से भागा देना है, बस 1/2 से क्या करना है, इसमें भाग देना है, यानी कितना आएगा 9/16 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी जाएगा। बस इतनी निकाल लेना है हमें कि इस तरह से निकालने के बाद भागा देना है 2 से 1/2 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा आराम से। इनके बीच में परिमेय संख्या कौन कौन सा होगा। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन समझ आया होगा, और अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक शेयर से जरूर करें ताकि हमें वो मोटिवेशन मिल सके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 2 सह-अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 117 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी हमें एलसीएम निकालने बोला है। ये सह-अभाज्य संख्या बोला है, 2 सह-अभाज्य संख्या का गुणनफल दिया 117। पहले आते हैं सह-अभाज्य संख्या क्या है,
ये सभाज्य संख्या, ऐसे मान लेते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 3 और 5, ये मेरा क्या है सभाज्य संख्या है। उसी तरह से 11 और 13 ये क्या है सभाज्य संख्या, यानी जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो 1 आए, यानी जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो केवल 1 हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग सभाज्य संख्या। यानी दो संख्या जिसमें से कॉमन फैक्टर कितना आ जाए 1 आ जाए तो इसे क्या बोला जाता है सभाज्य संख्या बोला जाता है। यहाँ पे दे रखा है कि दो सभाज्य संख्या गुणनफल कितना दिया है यहाँ पे 117 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखिए अब इसका हमें एलसीएम निकालना, दो संख्या का लघुत्तम क्या होगा। जब इसको ऐसे निकालते हैं एलसीएम तो जिसका मान लो कॉमन लास्ट में कॉमन फैक्टर इसका 1 हो तो लास्ट में गुना करना पड़ता है, तो 5 तिया 15 इसका एलसीएम होगा। इसका गुना करेंगे कितना आएगा 11 तिया 33, 11 एका 11 और 3 कितना हो गया यहाँ पे 14, 143 हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पे दे रखा है कि वह दो संख्या क्या होगा ना, कौन दो संख्या दिया हुआ है उसका एलसीएम निकालना है, तो जाहिर बात है उसका गुणनफल क्या होगा 117 ही होगा। बहुत सिंपल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 117 हो जाएगा। बस केवल क्वेश्चन केवल कंफ्यूजन के रहता है, इस क्वेश्चन में जान पाना नहीं है, आराम से थोड़ा सेटिंग मारना है, डायरेक्ट निकल जाना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में टाइम ज्यादा नहीं देना है, क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन आता है। आइए अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन कह रहे एक मेज का अंकित मूल्य 12,000 रुपया है, यानी एक मेज का जो एमआरपी है यानी अंकित मूल्य क्या बोलते हैं हम लोग मार्जिनल प्राइस बोलते हैं, तो दिया है 1200 रुपया है, 12,000 रुपया, 1200 नहीं सॉरी 12,000 रुपया है। कह रहे कुछ छूट दिया गया, दुकानदार ने क्या बोला कि हम तुम्हें कुछ छूट देंगे, और छूट देने के बाद इसका दाम जो हो गया 10,500 रुपया है। तो कह रहे बताइए वो छूट की दर क्या है, परसेंटेज में कितना छूट दिया गया है कि उसका दाम जो 12,000 से 10,500 रुपया हो गया। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतनी सिंपल क्वेश्चन जो क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है। बाकी ये एमआरपी कितना दे रखा है, उन्होंने जो मार्जिनल प्राइस था वो था उसका 12,000 रुपया, और जो उसको छूट देने के बाद जो उसका विक्रय मूल्य दिया बेचा, वो विक्रय मूल्य दिया वो कितना दिया 10,500 में क्या हुआ उसको दे दिया। तो यहाँ पे छूट कितना है, पहले हम छूट निकालते हैं कि राशि छूट कितना आया। तो छूट यहाँ कैसे निकालेंगे, तो 12 घटा देंगे आराम से, 0 में 0 है 0, 10 में 0 में जाएगा 0, 10 में क्या 5 जाएगा 5, और यहाँ पे हुआ 1, यानी 1500 रुपया क्या हुआ उसे छूट दिया गया। 1500 रुपया क्या है उसे छूट दिया गया। तो परसेंटेज निकालना है कितना छूट होगा, इसलिए परसेंटेज छूट नहीं यानी छूट परसेंटेज, परसेंटेज में क्या निकालना है छूट निकालना है। तो कितना छूट मिला इसे, मिला इसे 15,000 रुपया छूट मिला। कितना में तो 12,000 रुपया का दाम तो 12,000 रुपया, तो उसी में छूट दिया गया। हम लोग ऐसे निकालते हैं कि जितना छूट दिया उतना बटे में क्या होता है उसका एमआरपी इंटू 100 कर देंगे, आराम से क्या होगा मेरा आंसर आ जाएगा। ये से कट जाएगा आराम से, 1 0 से यहाँ 0 कट गया, 12 एक है 12, कितना गिरेगा 3 0 30, 12 दूनी 24 बचेगा 6 आएगा 0.5, 12 बचे 60, यानी कितना छूट आ गया। छूट परसेंट की बात करें तो गया 12.5%, उसे क्या दिया गया छूट दिया गया। इस तरह से इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आराम से इजी तरीका बना लेंगे इस तरह से क्वेश्चन। आइए अगले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन कर रहा है कि एक त्रिभुज दिया, यहाँ पे एक त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर दिया बी। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए एक त्रिभुज है इस तरह से, इसमें कह रहा है कि ऐसी ए बी बराबर में ए सी, यानी यहाँ ए यहाँ बी और यहाँ है सी, ये आपस में दोनों क्या है बराबर है, यानी ए बराबर ए बी बराबर, यानी ए वाला ए बी भुजा और ए सी भुजा आपस में क्या है बराबर है। और यहाँ एंगल दे रखा है कि एंगल बी ए सी, बी ए सी ये वाला एंगल कह रहा है कितना दे रखा है, तो ये कह रहा है 40 डिग्री है। कितना डिग्री है 40 डिग्री, यानी बी ए सी 40 है। तो कह रहा है बी पर बाह्य कोण क्या होगा, यानी बी पर जो सो बाह्य कोण कितना बनेगा हमें ये बताना है। देखिए यहाँ पे 40 है और ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस भुजा के सामने वाला एंगल ये वाला और इस भुजा के सामने वाला एंगल आपस में क्या होगा इक्वल होगा। तो यहाँ साफ कह रहा है कि जब ए बी भुजा और ए सी भुजा आपस में बराबर है, जानते हैं जब जो नहीं इस भुजा का सामने वाला कौन ये हो गया और ये भुजा का सामने कौन ये हो गया, जब आपस में भुजा बराबर है तो उसे कौन ही बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 40 से ये हो गया। और त्रिभुज में तीनों कोणों मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज में तीनों कोणों मान एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी मिला कितना होगा 180 डिग्री होगा, जिसमें से हमारा ए दे रखा है कितना 140 डिग्री दे रखा है, ए का मान दिया 40 डिग्री और यहाँ पे एंगल बी और एंगल सी आपस में क्या इक्वल है, यानी एंगल बी प्लस एंगल सी। यहाँ घटाएंगे तो 180 में
तो कितना आएगा एंगल यहाँ पे, एंगल बी जो आएगा और एंगल सी आएगा वो मिलकर आएगा 140 डिग्री होगा। 140 की ऑलरेडी 40 ये रखा है, अब 140 में इक्वल बांटना है, यानी दोनों आपस में बराबर है, तो बी कितना बनेगा, तो बी होगा 70 डिग्री और सी बी कितना हो जाएगा 70 डिग्री का, तो 70 70 140 होगा। अब ये 70 हो गया, ये भी कितना हो गया 70 हो गया, तो ये 70 करा। इसका बाह्य कोण, ये बाह्य कोण निकालना है, ये होता है बाहरी कोण, ठीक है। इस एंगल का बाह्य कोण यानी बाहरी कोण क्या होगा, इस तरह हमें ज्ञात करना है। देखिए बाह्य कोण निकालना है तो बहुत ही सिंपल है, ये भी कितना होगा 70 होगा आराम से। तो जो बाहरी कोण बनता है किसी त्रिभुज का बाह्य कोण क्या होता है, सामने के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। सामने के अंतः कोण ले लीजिए, या तो ये हमारा हो जाएगा लाइन एंगल, और लाइन एंगल कितना बनता है 180 डिग्री बनता है, तो 70 और 110 और यहाँ पे ये पूरा चाहिए 180 डिग्री, तो यहाँ 70 है, तो यहाँ कितना बनेगा 110 बनेगा, तो 110 70 40 होगा। या तो फिर थ्योरम कहता है किसी त्रिभुज के बाह्य कोण, किसी त्रिभुज के बाह्य कोण सामने के अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, यानी 70 प्लस 40 जोड़ के बराबर होगा, तो 70 40 भी कितना होगा 110 आएगा। या तो आराम से हम निकाल लेंगे, ये लाइन एंगल है और किसी रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री बनता है, तो ये 70 हो गया, ये पूरा कितना बनेगा 110 बनेगा, तब 110 70 होगा 180, तो यहाँ पे एंगल जो बी होगा, यानी यहाँ पे हम लोग और मान लेते हैं ए बी सी डी, यहाँ डी लेते हैं, तो एंगल जो बनेगा एंगल बी, यानी यहाँ पे ए बी और डी का जो मान बनेगा वो कितना बनेगा 110 डिग्री। तो वही बाह्य कोण बोला, इसका बाहरी कोण कितना होगा 110 डिग्री, ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, इसको सही होगा ऑप्शन। तो इस तरह से हम लोग इजी तरीके से क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस हाँ थ्योरम याद होना चाहिए, इसी त्रिभुज में बाह्य कोण सामने के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, इसे थ्योरम जो सो जानना पड़ेगा। थ्योरम के लिए इसका अलग टॉपिक चलाएंगे हम, क्योंकि सेट है, सेट में देखिए जितना फास्ट हम चलेंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा, इसलिए ज्यादा इसमें हम समय नहीं दे रहे, बस इसका थ्योरम बता दिए कि किसी त्रिभुज के बाह्य कोण सामने के अंतः कोण के योग के बराबर होता है, इस तरह बना लें। या तो फिर यहाँ पे लाइन एंगल पर 180 डिग्री बनता है, तो 110 दिया, कितना होगा 170 होगा। इस तरह से क्वेश्चन सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर। आइए आज हम लोग इस प्रश्न, इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 12 मीटर लंबी एक अनुलंब छड़ी जमीन पर कह रहा 8 मीटर लंबी परछाई डालती है, अगर उसी समय एक मीनार जमीन पर 40 मीटर की परछाई डालती है, तो बताइए कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि एक मान लेते हैं इस तरह से, एक छड़ी है, अरे छड़ी जो है, ये छड़ी की जो ऊंचाई है वो कितना है 12 मीटर है, कितना मीटर है 12 मीटर। तो जब ये छड़ी ऊंचाई 12 होता है तो जो इसका परछाई बनता है वो कितना बन रहा है, ये बन रहा है 8, ये कह रहा है 8 मीटर, कितना मीटर बनता है 8 मीटर। और उसमें कह रहा है एक मीनार जमीन पर, ठीक है ये मीनार कह रहा है जमीन पर, ये कह रहा है कि ये ऊंचाई ही निकालना है, ऊंचाई बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या कीजिए, इसकी परछाई बनता है 40 मीटर, क्या बनता है 40 मीटर बनता है परछाई। बताइए जमीन की ऊंचाई क्या होगा, ए बी सी इसको मान लें, ये मान लें पी क्यू और आर लें। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि जब एक छड़ी जिसकी ऊंचाई 12 मीटर था तो परछाई बना 8 मीटर, तो बताइए कि अगर एक मीनार जिसकी परछाई 40 मीटर बनता है तो उसकी ऊंचाई क्या होगा। यानी यहाँ पे हम लोग ये दो त्रिभुज दे रखा है, ये दोनों त्रिभुज हम लोग समरूपता पे त्रिभुज बनाए, यानी ए बी और ए बी सी अतः बी पी क्यू आर, ये दोनों के आपस में हम समरूपता कसौटी नियम पर बनाएंगे, यानी ए बी सी इसको मान ली क्या आपस में क्या है समरूप है। इस तरह से एंगल त्रिभुज पी क्यू आर, जिसमें से जो यहाँ पे ए बी है तो जब समरूपता होगा तो इसका मतलब ए और ए आपस में क्या होगा, ए भुजा और ए भुजा आपस में समरूप होगा, तो एंगल ए बी इक्वल टू एंगल पी क्यू, यानी इस सर्वांगसम के नियम पर हम लागू करेंगे। ठीक है, एक सर्वांगसमता के नियम पर हम लोग क्या करते हैं इसको बनाते हैं। तो एंगल यहाँ पे ए बी इक्वल टू यहाँ हो जाएगा पी क्यू, तो यहाँ जाएगा पी क्यू बराबर, इसको हम लोग एच मान लिए हैं, यहाँ जगह हमारा अरे इसको चलते लेकर बी सी इक्वल टू क्यू आर, बस कुछ नहीं सॉल्व कर देना है। ए बी कितना दे रखा है 12 और पी क्यू कितना है एच मान लिए, और बी सी कितना है, बी सी यहाँ 8
और यहाँ 40। क्लियर। अब जो काट देना है, 4 दूनी, सॉरी ये कटेगा नहीं, यहाँ पे काम करते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे काटता है, 8 पचे 40, 12 पचे 60, ऐसे मिलेगा। और यहाँ कितना आएगा 60 बराबर h। और ये कितना आएगा ऊंचाई, यहाँ पे 60 मीटर आ जाएगा आराम से, तो ऊंचाई जो आएगा वो 60 मीटर आ जाएगा। और जब परछाई बना 60 बनेगा, सॉरी परछाई जब बनेगा 40 तो ऊंचाई कितना रहेगा 60, और जब परछाई बनेगा इसका 8 तो ऊंचाई रहेगा 12। तो इस तरह से क्या करें हम लोग समरूपता के नियम से क्या करें, इस क्वेश्चन को आराम से बना लेंगे। बहुत इजी तरीके से बनाना है, ज्यादा टफ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन ही कंप्लीट होता है। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो सुनाया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, तो उसको अगले बार हम उसको सुधारने प्रयास करेंगे, और इसे लाइक से जरूर करें। इस साथ मैं अगले सेट में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।